तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आपके लिए धमाका सीरीज लेकर आ गए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा इस धमाका सीरीज को, क्योंकि यह सीरीज़ 2023 के पेपर में 2 बजे से जो पेपर होने वाला है उस पेपर से ये धमाका सीरीज का लगभग 60% क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, 60% क्वेश्चन इस धमाका सीरीज से आने वाला है। और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में धमाल मचाएगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए जो धमाका सीरीज ले आए हैं, बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद ये धमाका सीरीज किसी ने तैयार की है। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है। तो प्यारे बच्चों हम केवल आंसर पढ़ेंगे। कल्पलता जो है निबंध संग्रह कन्हैया लाल, ध्यान देना दोस्तों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है कल्पलता संग्रह। ठीक देखो यहाँ लिखा है कल्पलता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, जबकि ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरीश शंकर परसाई और मातृभूमि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना मेरे विचार था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना धरती के फूल। तो कल्पलता किसका है दोस्तों? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। किसका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, ठीक है ना। जबकि ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई और मातृभूमि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है। जो श्री सुंदर रेड्डी की रचना मेरे विचार था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना धरती के फूल है। तो यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन है वो है ही नहीं दोस्तों, कल्पलता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ आप देखो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहीं पे दिख रही है, नहीं है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसका नहीं है, याद रखना। कभी कभार बुक ही गलती दे देता है, आपका जो सीरीज आएगा, जो पेपर आएगा ना, वो भी गलती दे देता है। तो वही गलती यहाँ पे हुई है। चलिए, लेकिन डिटेल्स में आपके लिए बता रहे हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घूंघरू किस विधा की रचना है दोस्तों? तो याद रखना इसका नंबर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना बाजे पायलिया घुंघरू एक ललित निबंध है, ठीक है ना, यानी इसका नंबर बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, तट की खोज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। इसका पूरा उत्तर देखो यहाँ डिटेल्स में दिया गया है, लेकिन हम आपके कम समय होने की वजह से हम केवल ऑप्शनल पर हाथ धर रहे हैं, जो आपका सही ऑप्शन है। अब आगे देखो प्यारे मेरे बच्चों, जरा ध्यान से समझना। निम्न में कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तट की खोज। अगला है निम्नलिखित में मेरे विचार कृत के लेखक। तो मेरे विचार कृत के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अब आगे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई की रचना है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, हरिशंकर परसाई की रचना तब की बात और थी, ठीक है ना, इसकी रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना कौन थी? तब की बात और थी दोस्तों। अगला देखो, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है। तो हरिऔध जी का प्रिय प्रवास कौन है दोस्तों? संयोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य जो है हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है, ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की
रचना नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना इत्यलम नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? इत्यलम जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जयशंकर, जरा ध्यान देना, जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में सर्गों की संख्या, तो सर्गों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में सर्गों की संख्या 15 होती है दोस्तों। अगला है रामधारी सिकदिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी का पुरस्कार मिला। तो रामधारी सिकदिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी का पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? तो याद रखना यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका चौथा ऑप्शन राइट है। अब आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान समझना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो याद रखना दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जो है अज्ञेय किस सप्तक में संग्रह है? तो याद रखना तार सप्तक में जो है संग्रहित है। किसमें दोस्तों? तार सप्तक में जो है संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मर धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी, ये पूरा गद्यांश है, ध्यान से समझ लेना। इस गद्यांश को पढ़ के जाना दोस्तों, और इसका उत्तर याद करके जाना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? कहानी का जो सिस्टम है, जो सारांश है, एकदम समझ के जाना। अब देखो इसमें इस गद्यांश में लेखक ने क्या कहा दोस्तों? मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है? ठीक, तो यहाँ पर उत्तर है मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। क्या दोस्तों? बड़ी ही निर्मम है। अगला है महाकाल क्यों धन्य है? तो याद रखना दोस्तों, महाकाल इसलिए धन्य है क्योंकि उन्होंने काम के गर्व को तोड़ा तथा मानव समाज के कल्याण के लिए विष को भी पी लिया। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सनातन संस्कृति के बारे में बताया गया है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो गद्यांश है बहुत ही ज़बरदस्त है, इसलिए आप जो पढ़ के जाएंगे ये बहुत तगड़ा आएगा। ठीक है ना? अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है अनाहत और कारागार का क्या अर्थ है? दोस्तों अनाहत और कारागार का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे है अनाहत जो घायल ना हुआ हो, और कारागार माने जेल होता है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस गद्यांश में रेखांकित सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीजीव विष, जिन्हें की इच्छा वह गंगा की अबाधित अनाह धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो ये इसका जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये गद्यांश है, और इसका उत्तर हमें देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, रेखांकित अंश की व्याख्या में हम क्या करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में दोस्तों जरा ध्यान समझना। प्रस्तुत पंक्ति लेखक को जीवन में प्राप्त नवीन शक्ति या उपलब्धि में अथवा सभी प्रकार की वस्तु में मिलावट दिखाई देता है। सभी वस्तुएं अशुद्ध हैं। यदि कोई वस्तु शुद्ध प्रतीत होती है तो वह सिर्फ मानव द्वारा अपने जीवन की प्रबल इच्छा है। अब तक गंगा जिसकी धारा निरंतर बिना किसी को घात पहुँचाए अपनी शांत धारा से सभी को पवित्र करते हुए सदैव बहती रहती है। ठीक है ना?
उसकी व्याख्या हो गई। अब देखो इसमें अगला प्रश्न है दोस्तों, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम। तो यहाँ पर है उपर्युक्त गद्यांश अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और आध्यात्म एक दूसरे के विरोध हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायता है। आप अपने आसपास देखते तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूल की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे है। दोस्तों ये जो गद्यांश है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जाना। समृद्धि और अध्यात्म के संबंध में लेखक क्या मानता है दोस्तों? तो याद रखना, समृद्धि और अध्यात्म के संबंध में लेखक यह नहीं मानता कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक। दूसरा है, समृद्धि अपने साथ क्या लाती है दोस्तों? तो याद रखना, समृद्धि अपने साथ सदैव सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अनंत हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगला है, न्यूनतम और अनंत का क्या अर्थ है? तो न्यूनतम सबसे कम, अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब यहाँ प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूल की बहार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें करना है दोस्तों। क्या करना है? रेखांकित अंश की व्याख्या में आप अपने आसपास देखिए तो पाएंगे कि प्रकृति भी अपने कार्य बड़े मनोयोग से करती है। किसी बगीचे या मैदान में जाकर देखिए, फसल तथा फूल हर मौसम में लहलहाते नजर आएंगे तथा ऊपर आसमान में असंख्य तारे, ग्रह, नक्षत्र से भरे दिखाई देंगे, जो आपके कल्पना से परे हैं। अब गद्यांश से संबंधित पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। प्यारे बच्चों, पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श है, लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों ये दोनों गद्यांश आप पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको अब जो इम्पॉर्टेंट है वही बता देते हैं। ये आप नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पढ़ के जाइएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक के जीवन परिचय में कौन पढ़ के जाएंगे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरी चीज़, कवि के जीवन परिचय की बात करें तो कवि के जीवन परिचय में आप जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सबसे पहले महादेवी वर्मा ही पढ़ के चले जाना दोस्तों, क्योंकि यही बहुत आ जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये नहीं है तो हरिऔध और जयशंकर, ये दोनों पहला और दूसरा पढ़ के चले जाना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ अगर हम बात कर लें लास्ट वाले प्रश्न की ओर, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर, तो आपको बहादुर पढ़ के जाना है और एक और चीज़ पढ़ के जाना है, आपको पढ़ के जाना पंचलाइट। जी हाँ दोस्तों, पंचलाइट और बहादुर, आप केवल पंचलाइट ही पढ़ के चले जाओ, इतने में आपका काम बन जाएगा। और याद रखना है 5 नंबर का है तो आपको कम से कम 2 पेज जरूर लिखना। कितना पेज? 2 पेज। 9 नंबर का निबंध आता है तो 9 नंबर के निबंध में 3 पेज लिखना है, कम से कम 3 पेज, अधिक से अधिक 5-6 पेज लिख देना। दूसरी चीज़, ये 5 अंक के क्वेश्चन कम से कम 2 पेज, अधिक से अधिक 3 पेज। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर निबंध की अगर हम बात कर लें दोस्तों, दूसरी चीज़ यहाँ पे 13 में आपको करुण रस अथवा वीर रस पढ़ के चले जाना बस। ठीक। उसके बाद
अलंकार की बात करें तो अलंकार में आप रूपक अलंकार पढ़ के चले जाना, बस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। देख रहे हैं ना, सारा सॉल्यूशन हुआ है। अब दोहा में आपको दोहा पढ़ के जाना है, चौपाई मत पढ़ना, ठीक। चौपाई दोहा में केवल दोहा बहुत ट्रेंड पे होता है दोस्तों, तो ये आता है क्वेश्चन। उसके बाद किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक रिक्त पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उसकी कॉलेज प्रबंधक को एक आवेदन किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे देखो पूरा बताया गया है, ठीक। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, या फिर अपने गांव की स्वच्छता के सफाई के लिए हमें क्या उप जिलाधिकारी को किस तरीके से लिखना चाहिए लेटर, ये देखो, देख लो, ठीक। यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, इस तरीके से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे निबंध की अगर बात कर लें, पदोन्नति में आरक्षण का औचित्य, दूरदर्शन से लाभ हानि, पर्यावरण, याद रखना दोस्तों, मेरे प्रिय कवि साहित्यकार, ये तो आना ही आना है। साथ ही साथ आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण और जनसंख्या पर हानि लाभ, जनसंख्या वृद्धि में हानि लाभ, ये आएगा, कॉन्सेप्ट बना के जाना। और निबंध को कम से कम 3 पेज, अधिक से अधिक 5-6 पेज लिख सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो आने लायक है, जो 100% गारंटी वाले क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।